क्वेश्चन नंबर 61। ए हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है 0-1, सबसेट है आर का, आर पे यूक्लिडियन मीट्रिक है। फाइंड करना है कि इंटीरियर क्या होगा इस क्लोज इंटरवल का। ऑप्शन ए 0-1 क्लोज ओपन इंटरवल, ऑप्शन बी 0-1 ओपन इंटरवल, ऑप्शन सी 0-1 क्लोज इंटरवल, ऑप्शन डी 0-1 ओपन क्लोज इंटरवल। आप रिकॉल करें इंटीरियर को। इंटीरियर के लिए आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। आर यहाँ पे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, डी मीट्रिक है, यूक्लिडियन मीट्रिक डी एक्स वाई होती है एक्स माइनस वाई मॉड। ए हम स्मॉल ए इज एनी पॉइंट ऑफ ए वेयर कैपिटल ए इज सबसेट ऑफ आर। अब ये पॉइंट ए सेट ए का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा अगर इस पॉइंट के गिर्द आपको कम से कम एक ओपन इंटरवल ऐसा मिल जाए जो मुकम्मल तौर पे कैपिटल ए में पड़ा हो, तो फिर आप उस पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। यानी इंटीरियर पॉइंट एक तो उस सेट का एलिमेंट होता है, नंबर 1। नंबर 2, ना सिर्फ ए उस सेट का एलिमेंट होता है बल्कि ए के गिर्द एक ओपन इंटरवल ऐसा लाई करता है जो मुकम्मल तौर पे ए में हो, तो इस तरह फिर उसे इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। And what is A interior? A interior is set of all interior points of A. अच्छा, अब आप अपने क्वेश्चन पे आ जाएं। A हमारे पास क्लोज इंटरवल है 0-1। अगर हम इसके इंटीरियर पॉइंट ढूंढें, ये रियल लाइन है, ये हमारे पास 0-1 इसके बाउंड्री पॉइंट्स हैं। आप 0 को देखें। 0 पे अगर आप 0 के गिर्द कोई भी आप इंटरवल बनाएं, जितना कम से कम रेडियस मर्जी आप ले लें, इसके जो लेफ्ट साइड पे पॉइंट्स होंगे वो इस ए सेट से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि ए सेट 0-1 क्लोज इंटरवल है, तो 0 से छोटे जो नंबर आएंगे वो ए में नहीं होंगे, तो 0 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसी तरह 1 को अगर देखा जाए तो 1 के गिर्द आप जितना मर्जी कम रेडियस लेके कोई भी ओपन सेट बनाए तो 1 से बड़े एलिमेंट जरूर उसमें होंगे, वो ए से बाहर चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं वो इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि उनके गिर्द कोई ऐसा ओपन इंटरवल नहीं बनाया जा सकता जो सेट के अंदर लाई करे। इसका मतलब एक रिजल्ट तो ये होगा कि एंड पॉइंट्स ऑफ एन इंटरवल आर नॉट इंटीरियर पॉइंट्स, लिहाजा 0-1 तो इसमें शामिल हो नहीं सकते। अच्छा, जबकि इसके जो बाकी पॉइंट्स होते हैं इंटरवल के, उन्हें अगर आप देखें, मिसाल के तौर पे 1/2 अगर आप देखें, अगर आप 1/2 के गिर्द आप ये देखें 0 से लेके 1/2 तक ये एक डिस्टेंस है। आप इससे कम डिस्टेंस का रेडियस ले लें तो ये एक ओपन बॉल या ओपन सेट ऐसा बन जाएगा जो कि यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा। ये एक ओपन इंटरवल ऐसा बन जाएगा जो 0-1 क्लोज इंटरवल के अंदर लाई करेगा। अच्छा, ये तो अब आपको दरमियान में नजर आ रहा है ना। आप बाउंड्री पॉइंट्स के अलावा कहीं पे ये पॉइंट ले लें, मिसाल के तौर पे आप 0 के बहुत करीब चले जाएं, आप 0 के जितने भी करीब चले जाएं, 0 और उस पॉइंट के दरमियान आपको पता है कि इन्फिनिटली मैनी रियल नंबर पड़े होंगे। आप इसे जूम कर सकते हैं, आप थोड़ा जूम करेंगे तो ये आपका ये पॉइंट जो 0 के बहुत करीब लिया था ये उसके काफी दूर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट और 0 के दरमियान हमेशा बहुत सारे रियल नंबर पड़े होंगे, और अगर आप उन रियल नंबर में से एक रियल नंबर लेके आप रेडियस बना लें और आप यहाँ पे एक ओपन इंटरवल बना लें तो वो ओपन इंटरवल सेट ए में लाई करेगा। तो सेकंड रिजल्ट ये होगा कि एवरी पॉइंट ऑफ एन इंटरवल अदर देन एन पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट। लिहाजा 0-1 क्लोज इंटरवल का जो इंटीरियर पॉइंट होगा वो क्या होगा, सिर्फ आप उसमें से एंड पॉइंट 0-1 निकाल देंगे तो ये आपके पास ओपन इंटरवल 0-1 ये इसका इंटीरियर बन जाएगा। और इसी तरह कोई भी इंटरवल आ जाए A, B, चाहे वो ओपन इंटरवल हो, चाहे वो क्लोज इंटरवल हो, चाहे वो हाफ ओपन इंटरवल हो, उसका इंटीरियर हमेशा ओपन इंटरवल हुआ करेगा। अच्छा, अब आप देखें, in a finite interval in Euclidean metric on R, the end points are the boundary points and all other points are the interior points. So interior of any finite interval, AB close interval, AB close open interval, AB open close interval, AB open interval is always an open interval AB. So correct option is B. Question number 62. Number of non-isomorphic groups of order 8 is 5, 2, 3, 4. सोल्यूशन देखें आप।
Up to isomorphism there are exactly 5 groups of order 8. ये आप याद रख लें कि order 8 के exactly 5 groups होते हैं. कहां से आते हैं ये? Below are representatives from each isomorphic classes. Number 1, आपको किसी भी ऑर्डर का अगर ग्रुप चाहिए हो ना, सबसे पहले उस ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप पकड़ें. Z8 is a group of integer modulo 8. दिस इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8. अगर आपने साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n की एग्जांपल देनी हो तो आप हमेशा Zn को ले लें, क्योंकि आपको पता है कि एक ही ऑर्डर के जितने भी साइक्लिक ग्रुप होते हैं सारे के सारे आइसोमॉर्फिक होते हैं, इसलिए आपको ही एक आपने उठाना होता है, तो अपनी आसानी के लिए आप Z8 ले लें. आइसोमॉर्फिक का क्या मतलब होता है? आइसोमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि ये रू एक ही है, आप आगे आप जिस्म बदलते जाएं. Z8 अंडर एडिशन साइक्लिक ग्रुप है, आप कोई अंडर मल्टीप्लिकेशन साइक्लिक ग्रुप ले लें, आप कोई और बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर लें, उसके हिसाब से ऑर्डर 8 का साइक्लिक ग्रुप ले लें. ऑर्डर 8 का जो भी आप साइक्लिक ग्रुप लेंगे वो आइसोमॉर्फिक होगा, लिहाजा हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम Z8 को इस फैमिली में से ले लेते हैं. अच्छा, इसके अलावा अब दूसरे अबिलियन ग्रुप कौन कौन से होंगे ऑर्डर 8 के? उसके लिए आपको 8 की फैक्टराइजेशन करनी होती है. एक तरीका यह है कि 8 को आप 4 क्रॉस 2 लिख सकते हैं, Z4 क्रॉस Z2. अब Z4 क्रॉस Z2 Z8 से कैसे मुख्तलिफ है? आपने Z4 क्रॉस Z2 के एलिमेंट्स के अगर ऑर्डर देखना हो तो आप 4 और 2 का एलसीएम ले लें. 4 और 2 का एलसीएम आता है 4. इसका मतलब है कि इस ग्रुप में किस एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है मैक्सिमम 4 हो सकता है, जबकि Z8 में आपको पता है ये साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 है. अब Z4 क्रॉस Z2 ये डायरेक्ट प्रोडक्ट है Z4 और Z2 का, लिहाजा इसके अंदर 8 एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर 8 होगा. लेकिन इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा? आप 4 और 2 का एलसीएम लें, जो इसका एलसीएम है वो इसके एलिमेंट का ऑर्डर हो सकता है. 4 और 2 का एलसीएम 4 है, तो मैक्सिमम ऑर्डर इस ग्रुप के एलिमेंट्स का वो 4 हो सकता है. लिहाजा ये Z8 से डिफरेंट है, ये साइक्लिक नहीं है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एबिलियन ग्रुप विच इज नॉट cyclic. नेक्स्ट इज Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2. इस 4 की मजीद फैक्टराइजेशन कर लें, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2. अब ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है इन 3 ग्रुप्स का, ये भी एक ग्रुप है, ये हमेशा डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन. लेकिन दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अबव 2. वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अबव 2? अगर आप इनका एलसीएम लें 2 और 2 का, तो एलसीएम 2 आ जाएगा. इसका मतलब है कि इसमें कोई भी एलिमेंट, वो किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑर्डर जो है वो 2 होगा. सो एवरी एलिमेंट सेटिस्फाइज G² इक्वल टू 1, और ये अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है. तो इसके अलावा आप देखें इसकी कोई फैक्टराइजेशन आपसे नहीं होती. तो ये तरीका है किसी भी ऑर्डर के अबिलियन ग्रुप फाइंड करने का. तो इसका मतलब है ऑर्डर 8 के अगर जस्ट अबिलियन ग्रुप देखे जाएं तो 3 आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप बनते हैं, जबकि नॉन अबिलियन में वो वेल नोन रिजल्ट्स आपके पास है. ऑफ कोटर्नियंस, इसका ऑर्डर भी 8 है, और डाइहेड्रल ग्रुप इसका ऑर्डर भी 8 है. सो दीज आर टोटल 5 ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन A, 5. Question number 63. This is one very beautiful example. कैलकुलस के लोगों के लिए और रियल एनालिसिस के लोगों के लिए तो ये बड़ी मुतबरक किस्म की एग्जाम्पल है. मैं इसे इसलिए ऐसे कहता हूं क्योंकि कैलकुलस और रियल एनालिसिस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस एक सिंगल एग्जाम्पल से समझाए जा सकते हैं. क्वेश्चन है, सपोज A and C आर रियल नंबर्स, C इज पॉजिटिव and f is defined on closed interval -1 + 1 by the piecewise function f of x equal to x raised to power a sin x power minus c when x is not equal to 0, and f of x equal to 0 if x equal to 0. Show that f prime is bounded if and only if a greater than 1 plus c, a greater than 2 plus c, a greater equal to 1 plus c, a greater equal to 2 plus c. ले जिसकी इंपॉर्टेंस देख लें अब आप क्या है. हम इसकी मदद से ये प्रूव कर सकते हैं कि ए बाउंडेड फंक्शन नीड नॉट बी कंटिन्यूअस, यानी बाउंडेडनेस डज नॉट इंप्लाइज कंटिन्यूअस.
अगर हम इसमें a को 0 और c को 1 रख लें तो ये फंक्शन बन जाएगा f of x equal to sin 1 over x if x is not 0 and f of x equal to 0 if x equal to 0. Look at this function. अब आप इसका मॉड लें तो f of x mod is sin 1 over x mod and sin 1 over x is less equal to 1. This shows that f is bounded. अच्छा, अब अगर आप इस फंक्शन को देखें तो साइन क्योंकि बाउंडेड है therefore f of x is bounded. F of x equal to sin 1 over x and sin of theta is less equal to 1. This implies that this function is bounded. On the other hand, we know that limit sin 1 over x when x approaches to 0 does not exist. क्यों नहीं exist करती 0 पे लिमिट? आप ये ग्राफ देख लें, ये जब 0 पे आएगा तो आप देखें ये कैसे लाइनें ऊपर नीचे हो रही हैं. इसका मतलब है कि आपके पास कोई डेफिनेट ऐसा नंबर नहीं है जिसको ये sin 1 over x अप्रोच कर रहा है. लिहाजा लिमिट x approaches to 0 sin 1 over x does not exist. और जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूस नहीं हो सकता. सो f is discontinuous. लिहाजा हम कह सकते हैं कि a bounded function may or may not be continuous function. So this is example of a bounded function which is not continuous. Next example. अच्छा, अब अगर आप इस फंक्शन में a और c दोनों को 1 रख लें तो आपका फंक्शन ये बन जाएगा f of x equal to x sin 1 over x when x is not equal to 0 and f of x equal to 0 when x is equal to 0. अब ये ऐसा फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है. सो ए कंटिन्यूस फंक्शन मे आर मे नॉट बी डिफरेंशिएबल फंक्शन. अच्छा, अब अगर आप a और c दोनों को 1 पुट कर लें तो ये आपको एक ऐसी एग्जांपल मिल जाएगी जो कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल नहीं है. इसकी कंटिन्यूटी आप चेक कर लें. f of x equal to x sin 1 over x. इसकी जब आप लिमिट फाइंड करेंगे तो ये x 0 को अप्रोच कर जाएगा. sin 1 over x बाउंडेड फंक्शन है, 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा. f of 0 भी 0 है, इसका मतलब है कि लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू द एक्चुअल वैल्यू. सो f इज कंटिन्यूअस. अब अगर आप इसका डेरिवेटिव देखें 0 पे तो f प्राइम 0 इज इक्वल टू लिमिट f of x माइनस f of 0 ओवर x माइनस 0. दिस इज इक्वल टू f of x क्या है हमारे पास, x sin 1 over x. f of 0 इज 0 ओवर x माइनस 0. ये x कैंसिल हो जाएगा तो sin 1 over x रह जाएगा. sin 1 over x की लिमिट आपको पता है कि दिस डज नॉट एग्जिस्ट. अब क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब है कि फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है. लेकिन ये फंक्शन कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन व्हिच इज नॉट डिफरेंशिएबल. इससे आगे चलें, अगर आप a इज इक्वल टू 2 c इज इक्वल टू 2 ले लें तो ये एक ऐसी एग्जांपल बन जाएगी जो डिफरेंशिएबल है लेकिन बाउंडेड नहीं है. इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो बाउंडेड भी हो. इसे आप देख लें, f of x बन जाएगा x स्क्वायर sin 1 over x स्क्वायर when x not equal to 0 and 0 at 0. अब अगर आप इसको देखें तो ये डिफरेंशिएबल है. अब 0 पे इसका डेरिवेटिव लेते हैं, f प्राइम 0 f of x माइनस f of 0 over x माइनस 0. अब f of x x स्क्वायर sin 1 over x स्क्वायर माइनस 0 over x माइनस 0. x कैंसिल हो जाएगा तो ये x रह जाएगा, x इंटू साइन 1 over x स्क्वायर. अब जब आप लिमिट लेंगे दिस इज अगेन 0 बिकॉज ऑफ दिस x. ये लिमिट 0 हो जाएगी. सो दिस इज डिफरेंशिएबल एट 0. नॉन 0 पे भी आप इसका डेरिवेटिव देख लें, नॉन 0 पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. x नॉट इक्वल टू 0 देन f प्राइम x. इस पे आप प्रोडक्ट रूल लगा दें तो ये बन जाएगा 2x साइन 1 over x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड साइन का डेरिवेटिव cos 1 over x स्क्वायर. 1 over x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 over x क्यूब. ये बन जाएगा 2x साइन 1 over x स्क्वायर माइनस 2 over x cos इंटू 1 over x स्क्वायर. अब f प्राइम x एग्जिस्ट तो कर गया लेकिन ये बाउंडेड नहीं है. क्यों बाउंडेड नहीं है? क्योंकि ये जो फैक्टर है अब 2/x की वजह से ये अनबाउंडेड हो जाएगा on -1 +1 where x not equal to 0. क्यों ये बाउंडेड हो, क्यों ये अनबाउंडेड है? आप देखें अगर आप यहाँ पे कैसे हो जाएगा, मसलन आप देखें अगर आप 1 over 0.1 लेते हैं तो इसका मतलब 10 है. 1 over 0.01 करते हैं तो ये 100 बन जाएगा. 1 over 0.001 करते हैं तो ये 1000 बन जाएगा एंड अप टू सो ऑन. अब ये बढ़ता जाएगा. इसका मतलब है कि 1 over x का कोई अपर बाउंड नहीं है. सो f प्राइम x इज अनबाउंडेड. अब आप देखें f प्राइम एग्जिस्ट कर रहा है यानी f डिफरेंशिएबल है लेकिन f प्राइम अनबाउंडेड है. अच्छा, सो वी नीड सम मोर कंडीशन.
अच्छा, इसका मतलब ये है कि वी नीड सम कंडीशंस ऑन ए एंड सी सो दैट एफ प्राइम इज बाउंडेड, और हम ये प्रूव करेंगे कि एफ प्राइम इज बाउंडेड इफ ए इज ग्रेटर इक्वल टू 1 प्लस सी। यानी हम ये प्रूव करेंगे कि एफ प्राइम बाउंडेड कब होगा, जब ए ग्रेटर इक्वल टू 1 प्लस सी होगा। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स ये हमारे पास है, हम डेरिवेटिव ले लेंगे प्रोडक्ट रूल से, एफ प्राइम एक्स, यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगा दें, ये आप आंसर निकाल लेंगे। अब अगेन आप देखें कि साइन और कॉस तो बाउंडेड है, लिहाजा साइन और कॉस तो बाउंडेडनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे। लेकिन x की पावर a माइनस 1 अगर x डिनोमिनेटर में आ जाए, या x की पावर a माइनस सी माइनस 1 अगर ये x डिनोमिनेटर में आ जाए, तो ये फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि f प्राइम x इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ x पावर a माइनस 1 एंड x पावर a माइनस सी माइनस 1 बोथ आर बाउंडेड। इफ एंड ओनली इफ ये कब बाउंडेड होंगे, इफ a माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ऑल्सो a माइनस सी माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। यानी a की पावर्स जो हैं अगर वो नॉन नेगेटिव हो दोनों की दोनों, तो फिर ये बाउंडेड हो सकता है। और ये कब होगा, जब a माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा और a माइनस सी माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, यानी जब a ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा और a ग्रेटर इक्वल टू 1 प्लस सी होगा। अब अगर a ग्रेटर इक्वल टू 1 प्लस सी हो जबकि c पॉजिटिव है, तो ऑलरेडी a ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा, लिहाजा हम जस्ट ये कह देंगे a शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1 प्लस सी। x इक्वल टू 0 का केस भी देख लें। x इक्वल टू 0 पे f प्राइम 0 इज इक्वल टू दिस लिमिट, और फंक्शन क्योंकि डिफरेंशिएबल है आप इसकी लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। f ऑफ x इज x पावर a साइन 1 ओवर x पावर c माइनस 0 ओवर x माइनस 0, x कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, x की पावर a के बजाय x की पावर a माइनस 1 हो जाएगी। अब क्योंकि f डिफरेंशिएबल है, सो f प्राइम 0 एग्जिस्ट करता है। अगर f प्राइम 0 एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब आपके x की पावर नॉन नेगेटिव होगी, क्योंकि साइन तो बाउंडेड फंक्शन है, लिहाजा वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन अगर x डिनोमिनेटर में चला गया तो फिर 1 ओवर x की 0 पे लिमिट अनडिफाइंड हो जाएगी। सो इसका मतलब है कि x की पावर जो है ये नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। सो a माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज a इज ग्रेटर इक्वल टू। नो केसेस को कंबाइन करें तो आपको ये पता चलता है कि f प्राइम इज बाउंडेड if a is greater equal to 1 plus c. Question number 64. Let M2 cross 3 be a vector space of all 2 cross 3 matrices over set of all real numbers. Then the dimension of homomorphisms of M2 by 3 to R4 is 12, 6, 8, 24. होमोमॉर्फिज्म से मुराद है सेट ऑफ ऑल होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम वेक्टर स्पेस M टू वेक्टर स्पेस R4। अगर आपको दोनों वेक्टर स्पेसेस की डायमेंशंस पता हो तो आप उन्हें मल्टीप्लाई करके होमोमॉर्फिज्म्स की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। M2 क्रॉस 3 की डायमेंशन निकालने के लिए आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6, एक मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स होते हैं, तो आप इसका मतलब है कि इसकी डायमेंशन 6 है। बिल्कुल ऐसे जैसे R³ के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं तो उसकी डायमेंशन 3 होती है। अच्छा, अब R4 की डायमेंशन क्या है, R4 की डायमेंशन 4 है। अब आपके पास दोनों वेक्टर स्पेसेस की डायमेंशन आ गई है। होमोमॉर्फिज्म्स की डायमेंशन निकालने के लिए आप 6 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज D 24। क्वेश्चन नंबर 65। लेट x इक्वल टू a b c d e, which of the following classes of subsets of x is a topology on x? Ta1, Ta2, Ta3, Ta4. Let x be any non-empty set, Ta be any collection of its subsets. अगर उस कलेक्शन के अंदर अगर वो कलेक्शन 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो फिर हम कहेंगे कि वो टोपोलॉजी बनाती है। फर्स्ट कंडीशन इज फाई और एक्स दोनों उसमें होने चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि उसके अंदर आप जितने भी एलिमेंट्स ले लें उनका यूनियन भी उसमें होना चाहिए। थर्ड कंडीशन ये है कि अगर आप उसमें से कुछ फाइनाइट सेट लें तो उनका इंटरसेक्शन भी उसमें होना चाहिए। अच्छा, गौर कर लें। ए इज नॉट ट्रू, ए टोपोलॉजी नहीं बना रही। क्यों नहीं बना रही? क्योंकि आप देखें ये 2 सेट इसके अंदर ऐसे पड़े हैं, ए बी और ए कॉमा बी और ए कॉमा सी। अगर आप इनका यूनियन लें तो ये ए बी सी बनेगा, जबकि ए बी सी इस टा1 में नहीं है। इसका मतलब है कि ये टोपोलॉजी नहीं बना सकती।
अच्छा, अब अगर आप ऑप्शन बी को देखें तो ऑप्शन बी में ये दो सेट आपको नजर आ रहे हैं, ए बी सी और ए बी डी। अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा ए और बी, जबकि इस कलेक्शन में ए और बी नहीं है। इसका मतलब है कि ये भी टोपोलॉजी नहीं बनाती। अच्छा, इसी तरह ऑप्शन डी को देख लें। ऑप्शन डी में आपके पास ये दो सेट है, ए बी और ए सी। अगर आप इन दो का यूनियन लें तो ये ए बी सी बनेगा, जबकि ए बी सी इस सेट में नहीं। इसका मतलब है कि ये भी टोपोलॉजी नहीं बना रही। इसका मतलब है कि ए बी और डी तो टोपोलॉजी नहीं बना रहे। अब अगर आप सी को देखें तो ये टोपोलॉजी बना रहा है, क्योंकि आप देखें ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, 5 और x इसमें है। फिर आप यहां से जितने मर्जी सेट ले लें, उनका यूनियन आप देखेंगे तो वो भी इसमें है। अगर आप इसमें से कुछ सेट्स लेके उनका इंटरसेक्शन लें तो वो भी यहां पड़ा है। इसका मतलब है कि टा3 इज अ टोपोलॉजी ऑन x। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, टा3 इज अ टोपोलॉजी ऑन x।